नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी भी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनिएगा। एक और चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ दोस्तों, आप लोग कहानियाँ तो सुन लेते हो मेरी, पर वीडियो को लाइक नहीं करते। तो अभी के अभी कहानी को सुनने से पहले ही इस वीडियो को लाइक करो, फिर आराम से हेडफोन लगाकर इस कहानी को सुनिएगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। आकाश को आज ऑफिस में बहुत देर हो गई थी। अमूमन वो शाम को 6 बजे तक सारा काम खत्म करके 1 घंटे में घर वापस आ जाता था, पर आज एक प्रोजेक्ट पर काम करते करते उसे बहुत वक्त हो गया था। पूरा ऑफिस स्टाफ कब का शाम को ही जा चुका था। जब काम पूरा हुआ तो उसने घड़ी की तरफ नज़र डाली। 12 बज चुके थे। उसकी पत्नी सुधा का भी कई बार फ़ोन आ चुका था। उसने जल्दी जल्दी अपने कागज़ समेटकर बैग में रखे और चपरासी मानुक को आवाज़ लगाई। अरे मानुक, कहाँ हो? सो गए क्या? आकाश की आवाज़ सुनकर कुछ देर बाद मानुक चपरासी उबासी लेते हुए उसके कैबिन में आता है। क्या हुआ साहब, हो गया आपका पूरा काम? आज आपकी वजह से मुझे भी घनी देरी हो गई। ऐसा क्या काम था आपको? बचा काम कल भी तो पूरा कर सकते थे। अरे अब ज्ञान मत दे, क्या रोज रोकता हूँ तुझे? आज पहली बार तो रोका था। ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, इसलिए आज वक्त जरूर थोड़ा ज़्यादा लगा, पर काम तो पूरा हो गया ना। और तू करता ही क्या है दिन भर? 2-4 फाइल इस कैबिन से उस कैबिन में, बाकी वक्त झपकी मारता रहता है और क्या। आकाश उसकी चुटकी लेते हुए बोला। हाँ हाँ साहब, हम करते ही क्या हैं, बस फोकट की तनख्वाह तो लेते हैं। बोल लो आप भी। मानू को बासी लेकर होठ गोल करते हुए 2 चुटकी बजाता है। चल चल, अब जल्दी से पूरा ऑफिस लॉक कर दे, बहुत वक्त हो गया है। आज तो मुझे भी बस नहीं मिलेगी, ऑटो से ही जाना पड़ेगा। मानू को अनमने ढंग से ऑफिस लॉक करके नीचे आता है। नीचे आकाश खड़ा होकर ऊपरी आकाश को ताकता रहता है। बादल उमड़ घुमड़ कर होने वाली बारिश का संकेत दे रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं आकाश के घने घुंघराले बालों को उड़ाते हुए बह रही थी। मानुक को देखकर वो उससे बोला, आज इतना अंधेरा क्यों है यार? और ये बारिश का भी समझ नहीं आता। पूरा मानसून सीजन निकालकर बाकी पूरे मौसम में बरसती रहती है, आसमान में एक भी तारा नहीं। अरे साहब, आज अमावस है ना। आप पढ़े लिखे लोग भी संडे मंडे याद रखते हैं, पर हिंदी के दिन पता नहीं। अरे सब याद रहता है यार, यूं ही इतना बड़ा नहीं हो गया। काम का प्रेशर ही इतना रहता है कि दिमाग उसमें ही घुसा रहता है। अब तो पूरा रास्ता सुनसान हो चुका है, क्या पता कोई साधन भी मिलेगा या नहीं। ऊपर से ये बारिश अलग होने वाली है। ऑटो स्टैंड भी साला 1 किलोमीटर दूर है। तू तो तेरी साइकिल उठा के 20-25 मिनट में पहुंच जाएगा, यहीं पास में रहता है। मुझे तो बहुत दूर जाना है, साला घर वहाँ ऑफिस यहाँ, 1 घंटा पूरा लगता है। आकाश साइकिल निकालते हुए मानुक की तरफ देख कर बोला। मानुक को तो जैसे घर भागने की जल्दी थी। वो आकाश की बात सुनकर बोला, अब कल बताना साहब 1 घंटे का गणित, अभी तो हमें जाने दो। हमार मेहरारू पक्का गुस्सा करेगी आज। जल्दी आने का बोले थे, क्या पता था आज ही आपको इतना काम होगा। चलते हैं साहब, राम राम। यह कहते हुए मानुक तेज तेज पैडल मारता हुआ निकल जाता है। आकाश भी उसे जाते देख सर हिलाते हुए पैदल ही ऑटो स्टैंड की तरफ बढ़ चलता है। हवा तेज हो चली थी, रास्ता पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। सड़क किनारे गाड़ियां भी आराम फरमा रही थी, जिनके बीच से कुत्ते भौंकते हुए अपनी रात की ड्यूटी का
निर्वहन कर इधर से उधर भाग रहे थे। स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में एक हाथ जेब में डाले तेज तेज कदमों से वो गली पार करता हुआ मुख्य सड़क पर आ गया। आसपास नजरें दौड़ाई पर पूरा रोड खामोशी की चादर ओढ़े सोया पड़ा था। बीच बीच में इक्का दुक्का कारें फराटा भरते हुए तेजी से निकल जाती। फुटपाथ पर गरीब मजदूर वर्ग भी नींद के आगोश में समा चुका था। कुछ भिखारी होने वाली बारिश से बचने के लिए पॉलिथीन ओढ़कर बारिश से बचने का इंतजाम करने में लगे थे। उसने एक बार फिर घड़ी पर नजर डाली। 12:30 बजने आए थे। तभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। वो आसमान की तरफ देखते हुए और तेज तेज कदमों से आगे चौराहे के ऑटो स्टैंड की तरफ जाने लगता है। पर लगता है जैसे आज वो ऑटो स्टैंड भी अपनी जगह छोड़ दूर जा बसा था। आकाश खुद से ही बात करता हुआ जाने लगता है। आज तो वाकई बहुत वक्त हो गया। मानुक सही कह रहा था कि बाकी का काम कल ही कर लेता, कम से कम समय से घर तो पहुंच जाता। प्रोजेक्ट कौन सा भागा जा रहा था। मैं ही बॉस पर इंप्रेशन जमाने के चक्कर में समय से पहले काम पूरा करने रुक गया। ऊपर से ये इंद्रदेव भी लगता है मानेंगे नहीं। वो ये सोचता ही है कि तभी जैसे इंद्रदेव उसके मन की बात सुन लेते हैं, अचानक से तेज बरसात शुरू हो जाती है। वो उससे बचने के लिए कोई आड़ ढूंढने लगता है। थोड़ी दूर उसे एक बस स्टॉप का शेल्टर दिखता है। वो दौड़कर वहां जाकर शरण ले लेता है। आसपास देखने पर कुछ भिखारी वहां की सीटों पर सोए हुए दिखते हैं। वो चुपचाप वहां जाकर एक कोने में खड़ा हो जाता है। अब बरसात पूरे जोरों से गरज चमक के साथ पूरे शहर को तर कर रही थी। अपने बैग को दोनों हाथों से छाती पर चिपकाकर सिकुड़ते हुए वो वहीं खड़ा खड़ा बारिश बंद होने का इंतजार करने लगता है। काफी देर वहीं खड़े खड़े वो खुद को कोसता हुआ बार बार आसमान की तरफ देखता है। पूरे आधे घंटे तड़ातड़ बारिश होने के बाद इंद्रदेव को कुछ रहम आता है। बारिश तो बंद हो चुकी थी, पर समस्या जस की तस थी। आज तो कोई ऑटो भी नहीं दिख रहा था। लगता है मुझे भी आज इस लंबूदरी की तरह यहीं बेंच पर लेटकर ही रात बितानी पड़ेगी। कोई साधन नजर ही नहीं आ रहा। आकाश वहीं बेंच पर चादर ओढ़कर सो रहे एक लंबे व्यक्ति की तरफ देखकर धीरे से बोला, जो 2 बेंच को मिलाकर अकेला ही सो रहा था। तभी वो चच्चा मैली चादर मुंह पर से हटाकर चेहरा बाहर कर उसे घूर घूर के देखने लगते हैं। आकाश ये देखकर थोड़ा सकपका जाता है। अरे ये बुढ़ऊ जाग रहा है, वो मन ही मन सोचने लगता है। बाहर सड़क पर पानी बंद हो चुका था। उसने सोचा क्यों ना थोड़ा आगे चलकर देखा जाए, शायद कोई साधन मिल जाए, वरना यहीं आना पड़ेगा लौटकर। ये सोचते हुए वो आगे चल देता है। थोड़ा आगे जाने पर उसकी जान में जान आती है। कुछ दूरी पर सड़क किनारे एक ऑटो खड़ा दिखाई देता है। वो दौड़कर उस ऑटो के पास जाता है, लेकिन उस ऑटो में कोई नहीं दिखता। ड्राइवर को आसपास आवाज लगाते हुए ढूंढने लगता है। उसे लगा शायद यही झाड़ियों में हल्का होने गया होगा। उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई और चारा था नहीं। पर जब काफी देर हो चुकी तो वो फिर आवाज लगाता है। इस बार झाड़ियों में से एक आदमी हाथ में कोई बैग पकड़े निकल कर आता है। ड्रेस से ऑटो वाला ही था। आकाश उसे देखकर ईश्वर का धन्यवाद करता है। चलो आ तो गया। क्यों भाई इतनी देर क्यों कर दी? क्या करते करते वहीं सो गए थे क्या? सरस्वती नगर चलोगे? वो ऑटो वाला सीट के पीछे बैग रखकर उसे गौर से देखकर चलने के लिए हाँ बोलता है। चलो फिर यार जल्दी चलो। अच्छा हुआ तुम मिल गए, वरना आज तो भगवान ही मालिक था। आकाश ऑटो में बैठे हुए उससे बोला, भगवान तो हमेशा से ही मालिक था, है और रहेगा। ड्राइवर ऑटो स्टार्ट करते हुए बोला, हाँ भाई मालिक तो वही है, पर अभी तो इस नौकर को जल्दी घर पहुंचा दो, आज बहुत देर हो गई। अभी लो साहब, वैसे आज इतना लेट क्यों हो गए आप? ऑटो वाला सामने ऊपर लगे मिरर में से आकाश को देखते हुए बोला, शौक से तो हुआ नहीं होगा यार, काम होगा तभी लेट हुआ। तुम क्यों अपना दिमाग खपा रहे हो? जल्दी चलो भाई, कहीं बरसात शुरू हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आकाश मुंह बनाकर उससे बोला। ऑटो वाला उसकी बात सुनकर चुपचाप ऑटो चलाने लगता है। कुछ देर ऑटो में खामोशी छाई रहती है। आकाश लगातार ऑटो से बाहर देख रहा था। सुनसान रास्ते पर ऑटो दौड़ता चला जा रहा था।
तभी वो ऑटो वाला साइड मिरर में से देखकर बोला, आज तो खूब बरसात हुई साहब, मैं भी आज लेट हो गया, वरना अभी तक घर पहुंच जाता हूँ। मेरी बिटिया मेरी बेसब्री से इंतजार करती ही रहती है जब तक मैं घर ना पहुंच जाऊं और उसके लिए कुछ ले ना जाऊं। बाबा आएंगे, मेरे लिए कुछ लाएंगे। आकाश चुपचाप उसकी बात सुनता हुआ थोड़ा मुस्कुराकर ऑटो से बाहर देखने लगता है। वो ऑटो वाला फिर बोलता है, वैसे साहब आपके कितने बच्चे हैं? मेरे तो बस वही एक प्यारी सी बिटिया है। बड़ा अरमान था उसे पढ़ा लिखा कर बड़ी सरकारी अधिकारी बनाऊंगा। मैं तो गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाया। वैसे आपको साहब इतनी देर नहीं करनी चाहिए, आजकल जमाना बहुत खराब है और ये इलाका भी ठीक नहीं। इतनी रात गए कुछ भी हो सकता है। सुनसान रास्ते, गुंडे बदमाश वास्ते। आप जैसे शरीफ आदमी जो घर परिवार वाले हैं, उन्हें तो वक्त का खास ख्याल रखना चाहिए। क्या पता कब क्या घटना घट जाए। हम सोचकर कुछ और निकलते हैं और हो कुछ और जाता है। इंसान के पास पछताने का भी मौका नहीं रहता। बेचारे घर वाले रास्ता ही देखते रह जाते हैं। ऑटो वाला बोलता जा रहा था और आकाश उसे मन ही मन कोसे जा रहा था। कितना बोलता है यार ये ऑटो वाला, और ये बातें कैसी कर रहा है? कहीं कुछ करने वाला तो नहीं है ये मेरे साथ? पट्टा हिंट तो नहीं दे रहा जो ये करेगा आगे जाकर उसकी? पता चला किसी सुनसान रास्ते पर रोककर चाकू अड़ाकर मोबाइल पर्स सब लूट मारे। नहीं नहीं, शक्ल से तो भला इंसान लगता है, ऐसा कभी नहीं करेगा। और अब तो बैठ ही चुका हूँ, जो होगा देखा जाएगा। कद काठी से तो साधारण ही लग रहा है। यदि कुछ करेगा भी तो मैं इससे कम थोड़ी हूँ, इससे तो तगड़ा और बड़ा ही हूँ। इसे तो आसानी से कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन यदि इसके और भी साथी हुए तो, जो आगे कहीं झाड़ियों में छिपकर इंतजार कर रहे हों और इसका इशारा पाकर ऑटो के पास आ जाएं। यदि ऐसा हुआ तो मुझे सतर्क रहना होगा अभी से। तभी उसका फोन बजता है, पर वो उसके सामने महंगा फोन निकालने से झिझकता है। अभी तो पैसे जोड़ जोड़ कर एप्पल का आईफोन लिया है, इतना महंगा, कहीं ये लूट ना ले। वैसे भी मुझे महंगी चीजें नहीं फलती। वो याद नहीं जब इतनी महंगी ली कंपनी की जींस ली थी और सुधा उसे शादी में वहीं होटल के रूम में भूल आई, सूटकेस में रखना ही भूल गई। और वो एलईडी टीवी जो सैमसंग का इतना महंगा लिया था, वो भी सुधा की माँ ने पता नहीं कैसे तोड़ दिया था। कितना नुकसान हुआ था। ये सुधा या इसके घर वालों की वजह से हमेशा से नुकसान लगता है मुझे। और अभी देखो वही होगी फोन पर। इसके फोन करने की वजह से मेरा एप्पल का मोबाइल किडनैप ना हो जाए। आकाश मन ही मन तरह तरह के विचारों की बारिश में भीगता जा रहा था। तभी उसका आईफोन दोबारा बजा, पर वो उस ऑटो वाले के सामने वो महंगा फोन निकालकर किसी भी कीमत पर बात नहीं करना चाहता था। कहीं इसकी नजर पड़ गई तो लालच आ जाएगा इसके मन में। ये छोटे लोग बहुत छोटी मानसिकता वाले होते हैं। बजने दो, जिसका भी होगा बाद में बात कर लूंगा। और सुधा के अलावा कौन होगा इतनी रात गई? आकाश सोचे जा रहा था और फोन बजे जा रहा था। ऑटो वाला फोन की आवाज सुनकर बोला, अरे साहब किस सोच में हैं? कब से आपका फोन बजे जा रहा है, उठाते क्यों नहीं? उठा लीजिए, घर से होगा, आप लेट हो गए हो ना इसलिए। कईयों का तो फोन बजता ही रह जाता है, वो बेचारे उठा ही नहीं पाते। ऑटो वाला मिरर में से पीछे झांकते हुए बोला। आकाश उसकी बात सुनकर कुछ देर खामोश रहता है, फिर कुछ सोचकर अचानक से बात बनाते हुए बोलता है, अरे मेरे साले का होगा यार, पुलिस में है ना। मैं लेट हो गया तो बीवी ने उसे फोन किया होगा, वही पता कर रहा होगा कहाँ हो, पहुंची कि नहीं घर अभी। अंदर से बेहद डरे हुए आकाश ने झूठी कहानी गढ़ते हुए उसे बोला, ताकि पुलिस का नाम सुनकर वो ऑटो वाला भी थोड़ा डर जाए। कुछ करने वाला होगा तो नहीं करेगा। मेरे साले के पुलिस में होने की बात का इस पर रौब पड़ेगा। तभी ऑटो वाला उससे टाइम पूछता है। आकाश जैसे ही टाइम बताने के लिए हाथ ऊपर कर घड़ी की तरफ देखने वाला होता है कि उसके मन में ख्याल आता है, रुक जा आकाश, ये घड़ी भी 10,000 की है। कहीं इसकी नज़र घड़ी पर पड़ गई तो? इन लोगों की आंखें बहुत तेज होती है, फौरन ताड़ जाते हैं। सामान कितना कीमती होगा। वो हाथ को छुपाते हुए बैग की आड़ में से चुपके से टाइम देखकर उसे बताता है, रात की 2 बजने वाले थे। ऑटो अब रेलवे फाटक पर आकर खड़ा हो गया। फाटक लगा हुआ था,
तभी साइड में मोटरसाइकिल आकर रुकती है। उस पर बैठे दोनों बड़े गौर से उनके ऑटो में देखने लगते हैं। आकाश की नज़र उन पर पड़ती है तो वो उन्हें देखकर और भी घबरा जाता है। कहीं ये इसी ऑटो वाले के साथी तो नहीं? इसी ने प्लान बनाया होगा कि मैं फाटक पर ऑटो रोकूं तो तुम लोग पीछे से आ जाना। देखो ये खुद भी उन दोनों मोटरसाइकिल वालों को कैसे देख रहा है। डरे हुए आकाश के मन में फिर विचार उठने लगते हैं। वो लगातार अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए जा रहा था। अरे यार, इस फाटक को भी इतनी रात में लगा हुआ ही मिलना था। इस देश का कभी कुछ नहीं हो सकता। ओवर ब्रिज तक नहीं बना कई फाटकों पर। बस इतनी रात को कोई गाड़ी रुकी और इन्होंने दाव खेला। वो सोच ही रहा था कि तभी धड़ धड़ाते हुए मालगाड़ी गुजरती है। बाद में फाटक खुलने पर ड्राइवर ऑटो आगे बढ़ाता है। आकाश की जान में जान आती है। वो दोनों मोटरसाइकिल वाले बड़ी हैरानी से वहीं खड़े खड़े उन्हें देखते ही रह जाते हैं। थोड़ी देर में उसकी कॉलोनी आ जाती है। आकाश भगवान का धन्यवाद करते हुए ऑटो से उतरता है। वो उससे किराया पूछता है। ऑटो वाला उसकी तरफ देखते हुए बोला, साहब किराया रहने दीजिए, मेरा एक काम करेंगे? आप बहुत शरीफ लगे मुझे। उस ऑटो वाले की बात सुनकर आकाश थोड़ा हैरान होता है। वो ऑटो वाला फिर उससे बोला, साहब अभी कुछ घंटे पहले लगभग 10 बजे के करीब प्रभात टाकिस से एक बूढ़े सज्जन मेरे ऑटो में बैठे थे। मैंने उनको बसंत विहार कॉलोनी उतारा था। मैं उनको छोड़कर वापस जा रहा था कि मेरे ऑटो में 2 लोग बैठे। उनकी नज़र सीट के पीछे गई तो उन्हें एक बैग मिला। उन्होंने उस बैग को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे लाखों रुपए थे। मैं उस बैग को देखते ही पहचान गया कि ये तो उन्हीं बूढ़े व्यक्ति का है। मैंने उन लोगों से बैग मांगा पर उन लोगों के मन में लालच आ गया और वो बैग देने से मना करने लगी। जब मैं नहीं माना तो उन्होंने मुझे लालच दिया कि थोड़े पैसे तुम भी रख लो। पर साहब मैं ईमान की खाने वाला ठहरा, भूखा मर सकता हूँ पर अपना ईमान चंद रुपयों के लिए कभी नहीं बेच सकता। जब मैं किसी कीमत पर नहीं माना तो वो लोग बैग लेकर मेरे ऑटो से कूद कर भागे। वहीं उसी जगह जहां आप मिले थे मैंने उनका पीछा किया तो वो झाड़ियों में घुस गए। मेरी और उनकी खूब हाथापाई हुई। मैंने उन लोगों से वो बैग छीन लिया पर तभी उनमें से एक ने मेरे पेट में चाकू मार दिया। मैंने भी उनको नहीं छोड़ा। अपने पेट में से चाकू निकालकर मैंने भी उन दोनों को वहीं मार दिया। पर मेरी आंखें दर्द से बंद होने लगी थी। मेरे पांव जमीन से उखड़ रहे थे। मैं वहीं गिर पड़ा और मर गया। उसके मुंह से इतना सुनना ही था कि आकाश मुंह फाड़े बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वो ऑटो वाला फिर बोला, साहब वहाँ सीट के पीछे जो मैंने बैग रखा था ना, वो पैसों से भरा वही बैग है। आप उठा लीजिए, मैं तो दे नहीं सकता। आप वसंत विहार कॉलोनी नील रोड पर जाकर पहली ही गली में दूसरा मकान है उनका। उनके सर पर एक पुरानी चोट का निशान भी है। ये बैग उन्हें दे दीजिएगा। ऑटो वाले की बात सुनकर आकाश जैसे ही सीट के पीछे से बैग उठाकर देखता है तो उसमें सच में लाखों रुपए रखे रहते हैं। वो मन में कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वो ऑटो वाला वहां से चला जाता है। उसके शरीर का रोया रोया रोमांचित होकर फड़फड़ाने लगता है। एक अजीब सी सिरहन पूरे शरीर में दौड़ जाती है। वो हक्का बक्का सा आसपास देखते हुए अपने घर के अंदर आ जाता है। उसे अपने आंख कान पर यकीन नहीं होता। एक बार को तो उसे ये सब नाटक लगता है ऑटो वाले का। कहीं ये सब नकली नोट का चक्कर तो नहीं, साला मेरे ऊपर आ जाएगा सब कुछ। वो उन रुपयों को बड़े गौर से देखता रहता है। वो यही सोचता रह जाता है कि ये आखिर चक्कर क्या है। वो उस बैग को वहीं रखने को सोचता है पर फिर उसे अगले पल ख्याल आता है कहीं ये नोट असली हुए तो। वो ऑटो वाला यदि सच बोल रहा हो तो, पर ऐसा कभी होता है क्या? वो मर भी गया और उसकी आत्मा निकलकर मुझे छोड़ने भी आ गई ऑटो चलाकर। बिस्तर पर पड़े पड़े यही सोचते हुए उसकी नींद लग जाती है। अगले दिन सुबह वो उसी बात को सोच रहा होता है तभी उसकी पत्नी सुधा टीवी ऑन कर देती है। बाबा रामदेव का योगाभ्यास देखने के लिए चैनल बदलते हुए जैसे ही एक लोकल न्यूज चैनल लगता है उस पर एक फोटो दिखाकर खबर आ रही होती है। वो फोटो देखकर आकाश बुरी तरह चौंकते हुए सुधा से रिमोट छीनकर वो खबर देखने लगता है। वो फोटो उसी ऑटो वाले की रहती है। उसके साथ 2 लोगों की लाशों के और फोटो रहते हैं। कल रात को किसी आपसी रंजिश में हाथापाई होकर खून होने वाली खबर बताई जाती है। ये देखकर सुधा आकाश से बोलती है,
ये तो तुम्हारे ऑफिस के पास वाली रोड पर हुआ है। आकाश सुधा की तरफ देखता है। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया हो, वो कपड़े बदलकर घर से निकल जाता है। पहले वो वसंत विहार कॉलोनी जाता है। वहां उसे उन्हीं सज्जन का मकान मिल जाता है। उनके सर पर पुरानी चोट का निशान भी था। वो बैग देखकर उन सज्जन की जान में जान आती है। वो बताते हैं कि उनकी बेटी के शादी के पैसे थे, जो एक जमीन बेचकर कुछ कैश बैग में रख कर ला रहे थे। फिर आकाश वहां से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और उस ऑटो वाले का पता लेकर उसके घर पहुंच जाता है। एक गरीब बस्ती में पुराना सा टूटा फूटा कमरा, जिसमें कुछ भीड़ लगी रहती है। पता करने पर अज्ञात होता है कि उसकी एक छोटी बेटी और माँ ही उस परिवार में बचे थे। उसकी पत्नी कैंसर से पहले ही चल बसी थी। उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। उस समय तो आकाश उन्हें कुछ पैसे देकर वहां से आ जाता है और मन ही मन खुद से घृणा करने लगता है। कितना गलत था मैं, जो उस ऑटो वाले के बारे में इतना गलत सोच गया। कुछ समय बाद आकाश एक एनजीओ के साथ मिलकर उसकी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाता है और उनके रहने खाने का इंतजाम भी उसी एनजीओ की मदद से करवा देता है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। रश्मि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। पढ़ने लिखने में तेज और अन्य कार्यों में भी सबसे आगे रहती थी। संस्कृति उत्सव कार्यक्रम हो या कोई सामाजिक कार्य, सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। स्वभाव की भोली और सब पर आसानी से विश्वास करने वाली रश्मि ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी आने वाली जिंदगी के कुछ दिन बेहद कष्टपूर्ण दहशत भरे होने वाले हैं। इंसान जैसा स्वयं होता है, उसी नज़र से वो बाकी संसार को देखता है। अच्छा इंसान सब में अच्छाई देखता है, वहीं बुरा इंसान औरों की बुराइयां तलाशने में लगा रहता है। रश्मि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह घुमा कर रख दिया। रश्मि देखने में बेहद खूबसूरत थी, इसलिए कॉलेज में उसके पीछे पढ़ने वाले लड़कों की संख्या भी कम नहीं थी। जीतू उन्हीं में से एक था। वो रश्मि की खूबसूरती से उसकी तरफ आकर्षित हो चला था और रश्मि से भी यही उम्मीद करता था कि वो भी उसके प्रेम निवेदन को स्वीकार कर ले। पर रश्मि अपने भविष्य को लेकर बहुत गंभीर थी। पहले वो अपने सभी गोल्स अचीव करना चाहती थी और इसीलिए रोज नियम से क्लास अटेंड करना, लाइब्रेरी जाकर बुक्स पढ़ना, नोट्स बनाना, यही उसकी दिनचर्या हुआ करती थी। उसने जीतू को कई बार साफ साफ बोल दिया था कि वो किसी भुलावे में ना रहे, कि वो उसके कभी नज़दीक भी आएगी। कॉलेज की पिकनिक ट्रिप होने जा रही थी। सभी लोग उस ट्रिप को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। रश्मि भी अपनी सहेलियों के जोर देने पर पिकनिक जाने के लिए तैयार हो गई। नियत दिन पर सभी लोग बस में बैठकर निकल पड़े। पूरी बस में खुशी का माहौल था। अंताक्षरी और पहेलियों के दौर चल रहे थे। सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश थे, पर जीतू की नज़र सिर्फ रश्मि पर ही टिकी थी, जो बस में एक कोने में चुपचाप बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। पिकनिक स्टॉप भी आ गया। वो एक पुराना प्रसिद्ध किला था, जो देखने में बहुत ही सुंदर और विशाल था। लेकिन जहाँ एक तरफ वो किला अपने खूबसूरत कारीगरी और विशालता के लिए प्रसिद्ध था, वहीं दूसरी तरफ उस किले के बारे में एक अलग ही कहानी प्रचलित थी। स्थानीय लोगों की बात माने तो वो एक पूर्णतः सत्य घटना थी। ये सत्य घटना किले की प्राचीनता को लेकर तो नहीं थी, पर इसी सदी में उस किले में ऐसा कुछ घटा था जो अपने आप में बेहद दर्दनाक और डरावना था। कहते हैं कि उस किले में एक कुएं में एक लड़के ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब से ही वो कुआं कुछ बातों को लेकर बदनाम था। किला आते ही सभी लोग बस से उतरकर इधर उधर फैल गए। किले के अंदर विशाल प्रांगण में पिकनिक के लिए जरूरी तैयारियां होने लगी। सभी लोग मस्ती मजाक करते हुए इधर उधर टहल रहे थे। किले की खूबसूरती ने रश्मि को बहुत प्रभावित किया। वो चारों तरफ घूम घूम कर उसकी अनंत सुंदर छटा का दर्शन लाभ ले रही थी। अपने कैमरे में उसे कैद कर रही थी,
खाना वगैरह खा पी कर उनका कॉलेज ग्रुप किले के अन्य भाग में घूम रहा था। लेकिन जीतू को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने कुछ खुराफाती दोस्तों के साथ अकेला ही टहल रहा था। उसका मन रश्मि में ही लगा हुआ था। रश्मि भी अपनी सहेलियों के साथ किले के अन्य दूसरे हिस्सों में टहल रही थी। किले के अंदर ही एक चाय पानी की स्टॉल थी। जीतू वहीं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और भी कुछ लोग वहां बैठे बतिया रहे थे। उनमें से ही एक बहुत बुजुर्ग से दिखने वाले बाबा एक तरफ बैठे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र अपनी सहेलियों के साथ घूमती रश्मि पर पड़ी तो वो एक टक उसे ही देखते रह गए, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहे हों। अचानक से वो बड़बड़ाने लगे, असंभव, ये नहीं हो सकता। ये मैं क्या देख रहा हूं? वही नाक नक्श, वही चेहरा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो बुरी तरह भयभीत हो गए। उनको इस तरह घोर आश्चर्य में देख जीतू और अन्य दूसरे लोग उनकी तरफ हैरानी से देखने लगे। तभी चाय वाले ने उन बूढ़े बाबा से पूछा, क्या हुआ बाबा? ऐसा क्या देख लिया और क्या नहीं हो सकता? उस चाय वाले की बात सुनकर बाबा और भी गंभीर होकर रश्मि की तरफ ही देखते रहे, जैसे रश्मि को जानते हों। उन्होंने अपने बूढ़े कांपते हाथों से रश्मि की तरफ उंगली उठाकर इशारा किया। जीतू ये सब देख रहा था। बाबा ने जब रश्मि की तरफ इशारा किया तो जीतू से रहा नहीं गया। वो उनके मजे लेते हुए उनसे पूछने लगा, क्या हुआ बाबा? उस लड़की को देखकर अचानक से आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? आपके हाव भाव तो करण अर्जुन फिल्म स्टेशन के मास्टर की तरह हो गए, जो शाहरुख खान को देखकर आंखें फाड़ने लगता है। क्या आप उसे जानते हो? बूढ़े बाबा अपनी ही धुन में बोले जा रहे थे। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये वही लड़की है, बिल्कुल वही, चित्रा। इतने सालों बाद यहाँ खींची चली आई आखिर। जरूर कुछ अनहोनी घटित होने वाली है। बाबा की बात सुनकर तो जीतू से अब रहा ही नहीं जाता। वो उनसे जोर देकर पूछने लगता है, आखिर बात क्या है बाबा जी? अकेले ही हैरान होते रहेंगे या हमें भी मौका देंगे हैरान होने का? जीतू अपने दोस्तों की तरफ आंखें मारते हुए बोला, वो लड़की देख रहे हो? वो चित्रा है, वही चित्रा। बरसों साल पहले यहां आई थी अपने प्रेमी के साथ। अब तो जीतू से रहा नहीं गया। अरे बाबा, कौन सी गोली खाकर बैठे हो? उस लड़की को मैं जानता हूं, मेरे साथ ही पढ़ती है। उसका नाम चित्रा नहीं, रश्मि है, रश्मि। क्यों खामखा फिल्मी सीन क्रिएट कर रहे हो? जीतू हंसते हुए बोला, हो ही नहीं सकता, ये वही चित्रा है। मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन भी ऐसा ही माहौल था। लोग किला घूम रहे थे। ये लड़की भी एक लड़के के साथ यहाँ आई थी। मैं स्वयं यहाँ मौजूद था। सब कुछ, हाँ सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये वही है। बाबा की आंखों में एक अलग ही चमक थी, पर जीतू उनकी खिल्ली उड़ाए जा रहा था। ये देख, चाय वाला जीतू से बोला। नहीं साहब, यदि ये बोल रहे हैं तो कोई बात तो जरूर है, क्योंकि ये यहाँ के सबसे पुराने लोगों में से एक है और लगभग रोज ही कई सालों से यहाँ आ रहे हैं। एक बात और कहें साहब, जो मनहूस घटना कभी यहाँ घटी थी उसके एकमात्र चश्मदीद गवाह यही हैं। चाय वाला पूर्ण विश्वास से बोला। तो फिर हमें भी सुनाओ वो कहानी, जीतू उत्सुकता से बोला। बाबा बताना शुरू करते हैं। मेरे बच्चों, ये मेरी आंखों की देखी हुई वो हकीकत है जो अनहोनी बनकर उस प्रेमी जोड़े पर ऐसी गुजरी कि वो भयंकर हादसा हो गया। मैं न जाने कितने सालों से यहीं पास में रहता हूँ और रोज किले में आकर कुछ देर बैठता हूँ। बात उसी साल की है जब शोले फिल्म आई थी, यानी 1975 की। और मुझे इसलिए ये याद है कि उस दिन 15 अगस्त का दिन था और मैंने शोले फिल्म का पहला ही शो देखा था और यहाँ आकर अपने दोस्तों से उसकी कहानी बता रहा था। तभी एक प्रेमी जोड़ा किला घूमने आया। मैं उस आंखों देखी घटना को आज तक नहीं भूला हूँ। उन दोनों के नाम आज भी मुझे याद है। लड़के का नाम विशाल और लड़की का नाम चित्रा था।
और देखकर ही लगता था कि वो लड़का उस लड़की से बेहद प्यार करता है। जब यहाँ किले में उस लड़के ने अपने प्यार का इजहार उस लड़की से किया तो वो लड़की बहुत नाराज हुई, यहाँ तक कि उसने उस लड़के विशाल को थप्पड़ तक मार दिया। बहुत बहस हुई दोनों में। तब मैंने उन दोनों को समझाया भी था। उन लोगों ने मुझसे खूब बात की, अपने बारे में सब बताया। विशाल चित्रा से बेहद प्यार करता था, इतना कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। विशाल थोड़ा सनकी लड़का था। उसने चित्रा से अपने प्यार का इजहार करने के लिए एक बार अपने खून से उसे पत्र भी लिखा था। वो दीवानगी की हद तक उसे चाहता था, पर चित्रा विशाल से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। उसने साफ साफ मना कर दिया। विशाल गुस्से में आकर चित्रा को धमकी देने लगा कि यदि वो नहीं मानी तो वो उस कुएं में कूदकर जान दे देगा। पर चित्रा उसकी बात सुने बिना पलटकर वापस जाने लगी। उस लड़के ने न आव देखा न ताव, दौड़ लगाकर सीधा उस अंधेरे गहरे कुएं में कूद गया। इस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी कि अचानक से वो लड़का ऐसा कर लेगा। चित्रा को तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो देखकर आवक रह गई। उसके पाँव वहीं जड़ गए, आवाज हलक में अटक गई। उसे अपनी आंखों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। विशाल इतनी जल्दी बिना सोचे समझे ऐसा कदम उठा लेगा, इसकी कल्पना उस लड़की ने तो क्या, मैंने भी नहीं की थी। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। सभी अंदर झांक कर देखने लगी, लेकिन वो कुआं इतना गहरा और अंधकारमय था कि किसी की भी उसमें उतरने की हिम्मत नहीं हुई। चित्रा ये सब देखकर घबराकर यहां से भाग गई। तब से ही उस लड़की की आत्मा इस कुएं में भटक रही है। अमावस्या को इस कुएं से रोने की आवाज भी कई लोगों ने अपने कानों से सुनी है। अब तो कोई भी उस कुएं के पास तक नहीं जाता। इतने सालों बाद वो लड़की दोबारा यहाँ आई है। ये चित्रा ही है, शायद उसका पूर्ण जन्म हुआ है। बाबा की बातें जीतू बड़े गौर से सुन रहा था, पर उसे इन आत्माओं भूतों की बातों पर यकीन नहीं होता था। उसने पूरी बात सुनकर भी मजाक करते हुए अपने दोस्तों से कहा, मतलब ये लड़की केवल इसी जन्म में ही नहीं बल्कि पिछले जन्म में भी बहुत घमंडी थी। जीतू आंखों को नचाते हुए अपने दोस्तों से बोला। लेकिन वो बाबा बड़े गौर से सिर्फ रश्मि को ही देखे जा रहे थे। उनको अपनी आंखों पर अब भी यकीन नहीं हो पा रहा था। उधर रश्मि घूमते घूमते उस कुएं के पास पहुंच जाती है और उत्सुकतावश उस कुएं में झांक कर देखती है, पर वो कुआं बहुत अंधकारमय था। अंदर कुछ भी देख पाना संभव नहीं था। रश्मि एक पत्थर उठाकर उसमें फेंकती है, पर पत्थर भी कितना नीचे जाकर गिरा कुछ पता ही नहीं चलता। तभी एकदम जैसे कोई तेज हवा का झोंका अचानक ऊपर आया और रश्मि से टकरा गया। रश्मि बुरी तरह पछाड़ खाकर पीछे की तरफ गिरती है। उसे कुछ समझ नहीं आता ये क्या हुआ। बस हवा में दो भयंकर आंखों की आकृतियां सी ही उसे अचानक दिखी थी। वो काफी डर गई और तेजी से वहां से भाग गई। वो घबराते हुए बस में चुपचाप आकर बैठ गई, पर उसे अंदर से पता नहीं कैसा लग रहा था। पूरी बस में वो खामोशी सी डरी सहमी हुई बैठी रही और घर आकर सीधे अपने कमरे में चली गई। रश्मि की माँ दुर्गा को लगा कि शायद थक गई होगी, इसलिए सीधे सोने चले गई। उन्होंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रश्मि कमरे में आकर सर से पांव तक चादर ओढ़कर लेट गई। उसके सामने वही दृश्य घूम रहा था। हवा में वो दो भयंकर आंखें जो तेजी से कुएं से बाहर आकर उससे टकराई। यही सोचते सोचते उसकी पता नहीं कब नींद लग गई। यही सोचते सोचते उसकी आंख कब लग गई उसे पता नहीं चला। रात के 12 या 1 बजे के बीच उसकी आंखें खुली, क्योंकि उसे महसूस हुआ था जैसे किसी ने उसे झंझोट कर उठाने की कोशिश की हो। अभी वह इस बात का अंदाजा ही लगा रही थी कि उसे वहम हुआ या फिर सचमुच किसी ने उसे पकड़कर उठाने की कोशिश की है। तभी उसे लगा कि जैसे कोई उसके कमरे की छत पर टहल रहा है, क्योंकि उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाजें स्पष्ट महसूस हो रही थी। रात के इस वक्त छत पर कौन हो सकता है, यह बात उसके दिमाग में कौंध रही थी। अब उसे थोड़ा डर सा भी महसूस होने लगा था। दूसरे कमरे में उसके पापा और माँ सोए हुए थे। उसने सोचा क्यों उनको बेवजह जगाएं। यह सोचते हुए वह बिस्तर से नीचे उतरी
और अभी दरवाजे की ओर बढ़ ही रही थी कि खिड़की के पास उसे एक साया दिखाई दिया जो जोर जोर से सांसें ले रहा था। रश्मि का दिल जैसे हलक में अटक गया हो। उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर दूसरे कमरे से दौड़कर उसके पापा नवीन और माँ दुर्गा वहां आए और उसे संभाला। रश्मि बेहोश हो चुकी थी। उसे पानी के छींटे मारकर होश में लाया गया। वो हैरानी से सबको ऐसे देख रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे अम्मा पापा, आप इस वक्त? क्या हुआ? दोनों रश्मि के मुंह से ये सुनकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। अगले दिन रश्मि की माँ किचन में काम करते करते रश्मि के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि उनको रश्मि की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तभी रश्मि आई और किचन में से एक गाजर का टुकड़ा उठाकर खाते हुए माँ से बोली, मम्मा, मैं अपनी सहेली काजल के घर जा रही हूँ स्टडी के लिए। शाम तक आ जाऊंगी। आज हम दोनों कॉलेज नहीं जा रहे, बल्कि कुछ जरूरी नोट्स बनाने हैं, तो उसके घर ही पढ़ाई करेंगे। और इतना कहते ही वो अपनी माँ के गाल पर एक चुम्मी लेकर मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। माँ भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी, लेकिन उसके मन में कल की बातों को लेकर चिंता उमड़ रही थी। दोपहर में काजल अचानक रश्मि के घर आकर घबरा कर बोली। तब नवीन और दुर्गा घर पर ही थे। आंटी आंटी जल्दी चलिए, वो रश्मि। उसके मुंह से रश्मि का नाम सुनकर दोनों चौंक गई। क्या हुआ रश्मि को? दोनों उस लड़की काजल के साथ उसके घर की ओर भागे। बेहोश रश्मि को एक पलंग पर लिटाया गया। डॉक्टर को भी फोन कर दिया गया। रश्मि के पापा नवीन ने जब काजल से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो उसने बताया रश्मि बाथरूम में गई थी। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकली तो अचानक से गिर पड़ी और बेहोश हो गई। डॉक्टर भी जल्दी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने चेकअप करके बताया कि डरने की जरूरत नहीं है, थकान और कमजोरी के कारण वह बेहोश हो गई है। इंजेक्शन और कुछ दवाइयां देकर वह चले गए। माँ दुर्गा ने काजल से कहा, आप रश्मि की अच्छी दोस्त हैं, क्या आप बता सकती हैं कि आजकल उसके साथ यह सब क्या हो रहा है? क्या वह किसी तनाव आदि से तो नहीं गुजर रही है? क्योंकि जब से पिकनिक से आई है तब से अजीब व्यवहार कर रही है। कभी तो खूब हंसती बोलती है, कभी एकदम गुमसुम सी हो जाती है। काजल ने उनको एक तरफ चलने को कहा। माँ दुर्गा उसके साथ दूसरे कमरे में चली गई। काजल ने कहा, जहां तक मैं जानती हूँ आंटी, रश्मि को जो कुछ हो रहा है उसका कारण मानसिक तो हरगिज नहीं हो सकता। यह कोई दुष्ट आत्मा है जो उसके पीछे पड़ गई है और इसका इलाज कोई पैरानॉर्मल विशेषज्ञ ही कर सकता है। काजल के मुंह से ये सब सुनकर दुर्गा उसके चेहरे की तरफ देखती ही रह गई। ये क्या कह रही हो बेटी? जैसा मुझे लगा वैसा आपको बता रही हूँ आंटी। मैंने अंकल के सामने बोलना ठीक नहीं समझा, इसलिए बाथरूम वाली झूठी बात बनाई। दरअसल जब हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे तभी रश्मि अचानक मेरी तरफ बढ़ी, अजीब नज़र से घूरने लगी और मुझसे लिपटने लगी, मेरे कपड़े खींचने लगी। उसकी आवाज़ में एक मर्दाना स्वर था। वैसी आंखों से वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी। मैंने उसे जोर से धक्का दिया और वो पलंग से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। काजल के मुंह से सारी बात सुनकर दुर्गा माँ को काटो तो खून नहीं, वो बुरी तरह तनाव में आ गई। कुछ समय बाद रश्मि को होश आ गया था। उसे लेकर दोनों वापस घर आ गए। रश्मि की माँ ने काजल वाली बात अपने पति नवीन को बताई। नवीन भी सकते में आ गए, क्योंकि काजल भला ऐसा झूठ क्यों बोलने लगी, और नवीन ने ऐसी बातें बहुत देख रखी थी, इसलिए उनको विश्वास हो गया। उन्होंने अपने एक दोस्त किशोर को फोन मिलाया और किसी तांत्रिक का पता पूछा, क्योंकि किशोर भूत प्रेतों पर विश्वास करता था और एक बार उसने बताया था कि उसके छोटे भाई को भी इसी तरह की समस्या हुई थी, जैसे आज रश्मि के साथ हो रही है। उसने अपने भाई का इलाज किसी तांत्रिक से करवाया था। किशोर ने शाम तक उसका पता और फ़ोन नंबर देने का वादा किया। जब रश्मि कुछ सामान्य सी हुई तब नवीन ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है रश्मि बेटा? तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई थी? रश्मि ने बताया, जब मैं काजल के साथ पढ़ाई कर रही थी तब मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं एकदम से बहुत डर गई और उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि कोई है जो मेरा पीछा करता है, मुझे बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा है। उसकी बात सुनकर नवीन ने कहा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम अपने आप को थोड़ा मजबूत रखना,
क्योंकि डर इंसान को कमज़ोर बना देता है। रात का खाना खाकर सभी अपने कमरे में चले गए, मगर नवीन को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसके दोस्त किशोर ने तांत्रिक से बात कर ली थी और कल ही रश्मि को वहां ले जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तभी सहसा उन्हें आभास हुआ कि उसके कमरे के सामने से कोई गुजरा है और रश्मि के कमरे की ओर गया है। अभी इस घटना को कुछ ही मिनट ही गुजरे थे कि उसके कानों में किसी आदमी के हंसने की आवाज़ पड़ी। वह जल्दी से उठे और रश्मि के कमरे की ओर चल पड़े। रश्मि के कमरे के दरवाजे से उन्होंने जब अंदर झांका तो उनको कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसके कदम कमरे के भीतर खींचते चले गए। उन्होंने देखा कि रश्मि के बाल बिखरे हुए हैं, आंखें अंगारों सी लाल हो रही थी और वह तकिए को बुरी तरह मसल रही थी, जैसे उस पर अपना गुस्सा उतार रही हो। यह सब देखकर नवीन उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों हो? मगर अब भी उसने नवीन की ओर देखा तक नहीं। अब नवीन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रश्मि तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब उसने गुस्से से नवीन की ओर नजर उठाकर देखा। उसके तेवर कुछ ऐसे थे कि नवीन कुछ सिहर से उठे। उनको यह महसूस हुआ कि जैसे रश्मि उसे पहचानती ही ना हो। मैं रश्मि नहीं हूं बुड्ढे, इसकी मौत हूं। अचानक उसके मुंह से एक भारी मर्दाना आवाज निकली। उसके मुंह से यह सुनकर नवीन डर गए। होश में आओ रश्मि, ये तुम क्या कह रही हो? रश्मि फिर से चीखी, मेरे और इस लड़की के बीच ना ही आओ तो ठीक रहेगा, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब नवीन वहां से बाहर निकले और जाकर अपनी पत्नी दुर्गा को जगाया। वे दोनों रश्मि के कमरे की तरफ गए, मगर जब वो वहां पर गए तो हैरान रह गए, क्योंकि वह अपने कमरे में नहीं थी। घर के सारे कमरों में जाकर वे दोनों रश्मि को ढूंढने लगे, पर रश्मि कहीं नहीं दिखी। तभी बाहर खुले गलियारे में उनको परछाई सी नजर आई। जब उन्होंने सर उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो वह बुरी तरह सहम गई, क्योंकि रश्मि छत से एक किनारे पर खड़ी थी और उसके हाव भाव से लग रहा था जैसे वह छत से नीचे कूदने ही वाली है। रुक जाओ रश्मि, नवीन तेज स्वर में गरजे, मगर रश्मि ने कोई ध्यान नहीं दिया। तब नवीन जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने रश्मि को पीछे से पकड़कर वापस खींचा। पीछे पीछे दुर्गा माँ भी वहां पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उस पर हावी थी, जो उसकी जान लेना चाहती थी। किसी तरह उसे पकड़कर नीचे लाया गया। कुछ देर बाद गुर्राते हुए वो एक और लुढ़क गई। बाकी की रात सभी ने उसके पास बैठकर काटी। नवीन यह सोच सोचकर सिहर उठे थे कि अगर उसकी नजर छत पर खड़ी रश्मि पर नहीं जाती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। अभी वह ऐसा कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक उनकी नजर बेहोश पड़ी रश्मि पर गई और वह चौंक पड़े, क्योंकि रश्मि का चेहरा काला पड़ चुका था और बेहोशी की हालत में भी उसके मुंह से घोराहट सी निकल रही थी। जब जीतू को रश्मि की ये हालत पता चली तो वो मन ही मन रश्मि के लिए परेशान हुआ। वो काजल के घर जाकर उससे रश्मि का हाल पूछने लगा। काजल ने उसे सारी बात बता दी। जीतू ने उससे रश्मि के घर चलने की जिद की। दोनों रश्मि के घर को निकल लिए। जैसे ही वो दोनों रश्मि के घर पहुंचे तो वो लोग उसे लेकर तांत्रिक के पास जा रहे थे। जीतू और काजल भी उनके साथ हो गए। जैसे जैसे तांत्रिक का ठिकाना पास आने लगा, रश्मि बेहोश हो गई। उसे बेहोशी की हालत में ही तांत्रिक के पास ले जाया गया। तांत्रिक ने उसके हाथ की चिंटी उंगली पकड़ी। उंगली पकड़ते ही वो होश में आ गई। उसके होश में आते ही तांत्रिक ने उसके मुंह पर भी अभिमंत्रित जल छिड़क दिया। ऐसा करते ही रश्मि एकदम से उठकर बैठ गई और तांत्रिक की ओर कहर बरपाती नजरों से देखने लगी। कौन है तू? चल नाम बता अपना। तांत्रिक ने उसके गुस्से की परवाह किए बिना गरज कर पूछा। जवाब देने के बजाय रश्मि के मुंह से मर्दाना आवाज में फिर से हंसी सुनाई दी। यह देखकर एक और खड़ी हुई उसकी सहेली काजल भी दहल उठी। तभी तांत्रिक ने कुछ राई के दाने काले तिल में मिलाकर उस पर फूंक मारकर उस पर फेंके और फिर पूछा, बोल तू कौन है और इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? चिल्लाते हुए रश्मि ने कहा, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे सवाल जवाब कर सके। भाग जा यहाँ से, वरना तुझे पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा।
अपने हौसले को इतना मत बढ़ा ए दुष्ट आत्मा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे नरक की आग में ही ना झोंक दूं। यह कहते ही उसने पास में से ही एक मुट्ठी भभूत उठाकर उसकी तरफ फूंक मारी। रश्मि के मुंह पर जाते ही उसने एक झुरझुरी सी ली और वह इधर उधर अपने सिर को झटकने लगी। सिर के बाल बिखर गए थे जिससे वह डरी भय लग रही थी। एकाएक वह रोने लगी। अब की बार उसके गले से जो आवाज निकल रही थी वह रश्मि की ही थी। वह रोते हुए बोली, मुझे बचा लो पापा, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। तांत्रिक ने अब उसकी उंगली छोड़ दी और उस पर वह भभूत भी उड़ाना बंद कर दिया। ठीक उसी पल जैसे बिजली सी चमकी, रश्मि के पैर की जोरदार लात तांत्रिक की छाती पर पड़ी और वह चीखता हुआ दूर जा गिरा। रश्मि के चेहरे पर शैतानियत नाच रही थी और मुंह से वही मर्दाना ठहाके गूंज रहे थे। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि तांत्रिक के मुंह से खून बह रहा था। वह कहराते हुए उठा और साफ कह दिया, इस दुष्ट आत्मा से पार पाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह बहुत शक्तिशाली है। अगर जल्दी ही इस पर काबू नहीं पाया गया तो यह इस लड़की पर पूरी तरह हावी हो जाएगी। इससे तो अब मेरे गुरुजी ही निपटेंगे। उस तांत्रिक ने अपने गुरु भैरवनाथ को फोन लगाया, क्योंकि रश्मि को बस में करना उसके गुरु के ही बस का था। कुछ देर के बाद भैरवनाथ वहां पहुंच गए। उन्होंने रश्मि को गौर से देखा। रश्मि बेहोश पड़ी थी। उन्होंने उसकी आंखें खोल के देखी। जैसे ही उन्होंने पलक ऊपर उठाकर उसकी आंखें खोली, रश्मि भयंकर तेज स्वर में दहाड़ते हुए उठ बैठी और भैरवनाथ को गुस्से से दांत किटकिटाते हुए देखने लगी। भैरवनाथ ने उसके माथे पर एक तिलक खींच दिया और गरजे, बता कौन है तू और इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है? साले मैं तेरी बीवी नहीं हूं जो तेरे इशारे पर भगने लगूं। रश्मि ने उसे देखते हुए दांत किटकिटाना चालू कर दिया। अच्छा तू नहीं मानेगा? जय महाकाल, भस्म कर दे ये चंडाल। भैरवनाथ ने महाकाल की भस्म उसके माथे पर लगा दी। रश्मि बुरी तरह दर्द से तड़प उठी। इस भस्म को हटाओ, मेरा शरीर जल रहा है, मैं सब बताता हूँ। ठीक है तो फिर बकना चालू कर। रश्मि के शरीर पर हावी उस आत्मा ने अपनी मर्दाना आवाज में बताना शुरू किया, मेरा नाम विशाल है, मैं अपनी प्रेमिका चित्रा से बेहद प्यार करता था, बहुत प्यार करता था मैं उससे, पर उसने कभी मेरे प्यार की कदर नहीं की। मैंने उसके पीछे कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी और वो वहां से भाग गए। तो तू उसके पीछे क्यों पड़ा है? ये चित्रा नहीं, रश्मि है। यह मुझे चित्रा जैसी खूबसूरत लगी थी, इसलिए मेरा दिल आ गया था इस पर। बरसों से सोई हुई तमन्ना जगा दी इस लड़की ने मेरे दिल में। ये कहते हुए वो अपने सीने को तेज तेज ठोकने लगा। फालतू बकवास मत कर, भैरवनाथ गरजे। मैंने इसे कभी छत से गिराकर मारने की भी कोशिश की, मगर इसके खोसड़ बाप बीच में आ गया। लेकिन कब तक बचेगी ये मुझसे? इसे तो अब मरना ही होगा। रश्मि एकदम सफेद आंख निकालते हुए गर्दन को अजीब तरह से घुमाते हुए कुटिलता से मुस्कुराई। तेरी जैसी पता नहीं कितनी आत्माएं महाकाल के सामने दया की भीख मांगती नजर आती हैं। महाकाल तो कालों के काल है, भूतों के देव है, तुझे उन्हीं के पास भेज दूंगा। यह कहकर भैरवनाथ ने पोटली में से एक और राख जैसी कोई वस्तु निकाली और मंत्र पढ़ते हुए रश्मि के माथे के बीचों बीच लगा दी। वह फिर से चीख चिल्लाने लगी, बालों को इधर उधर झटकने लगी, पर बस में नहीं आ रही थी। तभी भैरवनाथ बोले, ये इतनी आसानी से बस में नहीं आने वाली। भगवान शिव का त्रिशूल लेकर आने से उसी से ये आत्मा भागेगी। अब त्रिशूल कहाँ से लाएं? नवीन ने विचलित होते हुए बोला, शिवजी की सारी शक्तियां उनके त्रिशूल में निहित होती हैं। एक प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति जिसके ऊपर कोई मंदिर की छत ना हो, खुले में हो, वहां से त्रिशूल लाकर इसे मुक्त करना पड़ेगा। काजल बोली, मैं जानती हूँ ऐसा मंदिर जो खुले में है, वहां से त्रिशूल ला सकते हैं। मैं और जीतू जाकर ले आते हैं, जल्दी आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद वे त्रिशूल लेकर हाजिर थे। भैरवनाथ ने त्रिशूल लेकर उसे प्रणाम किया, फिर रश्मि के माथे पर रखकर सबसे बोला, आप सभी ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते रहें। सारा वातावरण ओम नमः शिवाय से गूंजित हो उठा। अचानक से रश्मि आंखें फाड़कर उठ खड़ी हुई
और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि ओम नमः शिवाय की ध्वनि उसके कानों में ना पड़े। पर वो फिर भी इस मंत्र के जाप से स्वयं को बचा नहीं सकी। रश्मि झटके से हिली और फिर एक तरफ गिर गई। भैरवनाथ ने कहा, इसे सता रही शैतानी आत्मा का कब्जा अब इसके शरीर पर नहीं रहा। अब यह बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर बाद यह उठ जाएगी। भैरवनाथ की इस बात से सभी के चेहरों पर खुशी के भाव उभरे। नवीन ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया और भैरवनाथ के चरण छुए और उसके साथ ही सभी ने भी उनके चरण छुए। तो दोस्तों, कमेंट में जय महाकाल या फिर हर हर महादेव कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की दूसरी कहानी।